कर दिया स्टार्ट। ठीक है, आज अम्ल क्षार तथा लवण का रिवीजन करवाते हैं। चैप्टर का नाम होगा अम्ल क्षार तथा लवण। ये क्या है? रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास ये बिहार बोर्ड के 10th के बच्चे के लिए। ठीक, सबसे पहले अम्ल। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा ये जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। यानी जितना भी चीज को देखोगे, जितना भी पदार्थ को देखोगे, स्वाद में जो भी खट्टा होगा वो क्या है? अम्ल है। समझ गया? जैसे में HCl लिख लेंगे, जैसे में ऑब्जेक्टिव रहेगा इनमें से कौन अम्ल है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इसको अम्लों का H2SO4 को अम्लों का राजा कहा गया है। या बैटरी का भी अम्ल इसको बोल सकते हैं। HNO3 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब जो है ये सभी क्या है? अम्ल है। उनको लिखा हुआ है। ठीक है, समझते चलो। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करता है। यानी जो भी चीज स्वाद में खट्टा होगा या और जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करेगा वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। बफरिंग भी हो रहा है कैमरा? नहीं हो रहा, कभी कभी। अब पेट में, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। बैटरी में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है अम्लों का राजा कहा गया है। अम्लों का राजा कहा गया है। HCl कैसे बना है? H+Cl से मिल करके बना है HCl। H2
प्लस SO4 से बना है H2SO4। ठीक है, लिख लीजिए। अब आ जाएंगे अम्ल के गुण में। अम्ल के गुण को लिखें यदि कहेगा, अम्ल के गुण को लिखें यदि कहेगा तो क्या करना है? अम्ल के गुण, अम्ल के गुण, अम्ल के गुण को लिखें यदि कह दिया तो अम्ल का 1 नंबर में अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 7 जो होता है 7.0, ये उदासीन विलयन का pH मान होता है। ये स्वाद में खट्टा होता है। ये जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है, अम्ल का ये सभी गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ये जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, और भी गुण है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला गुण है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चौथा गुण, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, जैसे लिखते हैं अम्ल, अनिल, और से अम्ल हो गया, ये नील, नील से नीला याद रखना, नीला। यहाँ अम्ल जो है क्या कर देता है? नीला को लाल करता है। जब अम्ल जो है नीला को लाल करता है तो क्षार इसका उल्टा हो जाएगा, वो लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा। यहाँ अम्ल से अ से अनिल, यानी अम्ल, और नील मतलब समझना कि नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। याद रखने के लिए अम्ल जो है अ से याद रखना है अनिल, और नील से नीला को लाल कर देगा। कौन कर देगा? तो अम्ल कर देगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक, अगला पॉइंट होगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके अम्ल धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। अम्ल क्या करता है? धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद, किसमें कौन सा पदार्थ है? अम्ल उतार लीजिए इतना ठो। रोको तो।
चालू कर दो। ठीक है, अब कुछ पदार्थ का नाम लिखाएंगे, उनमें पाए जाने वाले अम्ल याद करते चलना है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, अब पदार्थ और उनमें पाए जाने वाला अम्ल। अब लिखेंगे पदार्थ, इधर उनमें पाए जाने वाला अम्ल। ठीक है, इधर पदार्थ का नाम, जैसे नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, 1 नंबर में नींबू या संतरा हो गया, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल हो गया। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में कौन अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। पेट या आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट या आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखना है ऐसे करके। नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, पेट या आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 1 नंबर में है नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, पेट या आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल्दी नोट करते जाइए। ठीक है, मिटा रहे हैं। आज ये चैप्टर रिवीजन हो रहा है। दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चींटी के डंक में लाल चींटी या मधुमक्खी का डंक, लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में जो है कौन अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसका एक नाम मेथोनोइक अम्ल भी है।
फॉर्मिक अम्ल, इसका दूसरा नाम है मेथोनोइक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल। ठीक है, इसका दो नाम है, फॉर्मिक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल। विटामिन सी में कौन, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। ये काफी है, इतना तो याद रखिए, इससे भी 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, और देखिए विटामिन सी में एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक गलती लिखा गया, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। दही में लैक्टिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, या मधुमक्खी के डंक जो मारता, मधुमक्खी जो डंक मारता है उसमें भी फॉर्मिक अम्ल, उसका दूसरा नाम है मेथोनोइक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। अब किसका किसका पीएच मान कितना होता है, किसका किसका पीएच मान कितना होता है उस पर चलेंगे। पीएच मान, पीएच मान पर चलेंगे। पदार्थ पीएच मान, पदार्थ, और इधर है पीएच मान। आगे जानेंगे कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान, अमाशय रस में, अमाशय रस का पीएच मान, अमाशय रस का पीएच मान 1.0, नींबू का रस 2.5, नींबू रस 2.5, सिरका 3.0, सिरका में 3.0, टमाटर 4.1, पसीना 4.5, टमाटर 4.1, पसीना जो हमारे शरीर से पसीना बहता है इसी का पीएच मान 4.5। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6। ठीक है, याद रखिएगा। अमाशय रस का पीएच मान 1.0, नींबू के रस का पीएच मान 2.5, सिरका का पीएच मान 3.0, टमाटर का पीएच मान या टमाटर रस का पीएच मान 4.1, पसीना का पीएच मान 4.5, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4.6, पेशाब का पीएच मान 6.0 होता है। पेशाब का पीएच मान, पेशाब का पीएच मान, पेशाब का पीएच मान होता है 6.0। पेशाब का पीएच मान, दूध का पीएच मान 6.5, दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान कितना होता है 6.5। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान
शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, दूध का पीएच मान 6.5, ठीक है। आंसू का पीएच मान 7.3, आंसू का पीएच मान, आंसू का पीएच मान 7.3 होता है शायद, 7.3, हाँ कन्फर्म है 7.3। रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4। अब ये बताओ रक्त अम्लीय है कि क्षारीय है? तो रक्त जो है क्षारीय हो गया, खून जो है क्षारीय हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का पीएच मान 10 पॉइंट कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5, चूना जल का पीएच मान 11 10.0, चूना जल का पीएच मान 11.0, ठीक है, उतार लीजिए इसको। पेशाब का पीएच मान होता है 6.0, दूध का पीएच मान 6.5, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, आंसू का पीएच मान 7.3, रक्त का पीएच मान 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5, चूना जल का पीएच मान 11.0। इतना पे ध्यान दो है, याद रख, रिवीजन में हो, अभी सुनते सुनते याद हो जाएगा। पेशाब का पीएच मान 6.0, दूध का पीएच मान 6.5, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, आंसू का पीएच मान 7.3, रक्त का पीएच मान 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5, चूना जल का पीएच मान 11.0, 11.0 उतार लीजिए। रोको तब तक। अब अम्ल के प्रकार हैं। अम्ल शक्ति के आधार पर, अम्ल के दो प्रकार होता है, एक शक्ति के आधार पर, एक विलियम में मात्रा के आधार पर। शक्ति के आधार पर हो गया प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और विलियम में मात्रा के आधार पर सांद्र और तनु। चलो अम्ल के प्रकार में आ जाओ। अम्ल के प्रकार, अम्ल एक होता है शक्ति के आधार पर, एक होता है विलियन में मात्रा के आधार पर, ठीक है। शक्ति के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया, प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल, ठीक है। अब विलियम में मात्रा के आधार पर होता है, एक होता है सांद्र, एक होता है तनु, इसको भी अम्ल ही कहते हैं। ये तनु भी अम्ल ही है, ठीक है। एक होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में क्या होता है, जो जल में घुल करके ज्यादा मात्रा में H+ आयन प्रदान करेगा उसको प्रबल अम्ल। जैसे जल में घुल कर ज्यादा मात्रा में H+ आयन, जल में घुल करके ज्यादा मात्रा में जो H+ आयन प्रदान करेगा उसको कहेंगे प्रबल। जल में घुल करके कम मात्रा में, क्या कम
मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करता है। जल में घुल करके कम मात्रा में H प्लस आयन जो प्रदान करेगा उसको कहेंगे दुर्बल अम्ल। जो ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करता है, जो जल में घुल करके ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करता है उसको कहते हैं प्रबल अम्ल, और जो जल में घुल करके कम मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करता है उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल दुर्बल का कहानी खत्म। अब यदि इनमें से कह देगा कि कौन प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल का कुछ उदाहरण जान लीजिए। जल में घुल करके जो H प्लस आयन ज्यादा मात्रा में प्रदान करेगा उसको प्रबल अम्ल कहेंगे। प्रबल अम्ल हो गया जैसे H2SO4 अम्लों का राजा कहा गया है, HCl हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है, ये सब प्रबल अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, जो जल में घुल करके ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करेगा उसको प्रबल अम्ल, जो जल में घुल करके कम मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करेगा उसको दुर्बल अम्ल। ठीक है, शक्ति का आधार पर हुआ ये। अब दुर्बल अम्ल का उदाहरण यदि कहेगा CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, उसके बाद है और भी अम्ल होता है कुछ जो कि आप लोग बेसिक पढ़े होंगे। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा होगा उसको कार्बनिक अम्ल कहेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है होगा उसको अकार्बनिक अम्ल कहेंगे। ये सब एक लाइन का परिभाषा है, याद रखिए। कार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन की मात्रा होगी उसे कार्बनिक अम्ल, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा उसमें उसे अकार्बनिक अम्ल कहेंगे। जैसे CH3 कार्बनिक अम्ल हो गया, C2CO3 ये हो गया कार्बनिक अम्ल। उसके बाद में अकार्बनिक अम्ल का उदाहरण यदि पूछेगा तो H2SO4, HNO3 ये सब जो है अकार्बनिक अम्ल है, कार्बन की मात्रा इसमें नहीं है। यानी जिसमें कार्बन की मात्रा होगा उसको कार्बनिक अम्ल, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगा। अब ये देखिए CH3, C मतलब कार्बन होता है तो ये हो गया कार्बनिक अम्ल, और जिसमें जैसे H2SO4 तो ये हो गया अकार्बनिक अम्ल। इसमें कार्बनिक अम्ल इसलिए क्यों हुआ? क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है, कौन कार्बनिक अम्ल है कौन अकार्बनिक अम्ल है। अब आ जाइए, अब विलयन में मात्रा के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। विलयन में मात्रा के आधार पर, विलयन में मात्रा के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में हो गया सांद्र, और नंबर 2 में हो गया तनु अम्ल। तनु अम्ल ये हो गया सांद्र अम्ल। इसको भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। अभी रिवीजन का क्लास चल रहा है, किसी कारणवश हम चाहे थे कि एक ही वीडियो में समाप्त हो, लेकिन वीडियो कट हो गया। फिर भी कोशिश करेंगे अगर एक वीडियो में हो पाया। अब जैसे कोई विलयन है, कोई विलयन है, ये विलयन बना देते हैं, एक गिलास बना देते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि ये विलयन है, ये विलयन है, ये एक और विलयन है, एक और विलयन, 2 विलयन लिए हैं हम, 2 विलयन लिए हैं। और जिसमें ये जिस विलयन में
अम्ल की मात्रा ज्यादा, अम्ल ज्यादा, अम्ल ज्यादा होगा उसको सांद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? और जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगा, पानी ज्यादा हो जाएगा, अम्ल की मात्रा कम होगा। यानी विलयन है, यदि पानी कम है, पानी कम है, पानी कम है, अम्ल ज्यादा है। इसमें पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा और अम्ल कम। ठीक है, अगर पानी ज्यादा होगा, अम्ल कम होगा तो हो गया तनु अम्ल, उसको कहेंगे। और जिसमें अम्ल ज्यादा होगा, पानी कम होगा, उसको सांद्र अम्ल कहेंगे। सबका परिभाषा लिखाना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, रिवीजन में रखिए। जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा, पानी की मात्रा कम होगा, उसको सांद्र अम्ल कहेंगे। जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगा, उसे तनु अम्ल कहेंगे। अब आ जाते हैं अम्ल के बाद भस्म में। भस्म को क्षार भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। भस्म में अम्ल की कहानी खत्म। अब भस्म, एनसीईआरटी का चैप्टर है अम्ल, भस्म तथा लवण, इसीलिए भस्म बोल रहे हैं। भस्म ये स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है तथा जल में घुलकर OH माइनस क्या प्रदान करता है? आयन प्रदान करता है। OH माइनस आयन प्रदान करता है। OH ये स्वाद में कड़वा होता है तथा जल में घुलकर OH माइनस प्रदान करता है। अब इसके बाद में ये जो है, ये लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, नीला कर देता है, ठीक है। इसका pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। इसका pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को, अभी बताए थे ना, अम्ल नीला को क्या करता है? लाल करता है, ठीक है। ये भस्म जो है, भस्म जो है वो लाल को क्या करता है? नीला करता है, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। और शक्ति के आधार पर भी ये जो है भस्म भी 2 प्रकार के होते हैं। शक्ति के आधार पर भस्म 2 प्रकार के होते हैं। भस्म को क्षार भी कहते हैं। शक्ति के आधार पर भस्म 2 प्रकार के होते हैं। आधार पर भस्म के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। नंबर 1 में प्रबल भस्म, भस्म को क्षार भी कहेंगे, याद रखना।
एक होता है दुर्बल भस्म, ठीक है, या दुर्बल क्षार भी कहेंगे, ठीक है। अब प्रबल शक्ति के आधार पर फिर पुनः भस्म के भी दो प्रकार होते हैं, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। अब देखिए ये 1 बिलियन है, ये भी 1 बिलियन है, ठीक है, ये भी, ये प्रबल मान के चलिए, प्रबल भस्म वाला बिलियन है, ये दुर्बल भस्म वाला बिलियन है, ठीक है। जल में घुल करके जो ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करेगा, ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन, ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करेगा उसको प्रबल भस्म कहेंगे, और जो कम मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करेगा, जो ज्यादा मात्रा में जल में घुल करके ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करेगा उसको प्रबल भस्म कहेंगे, ठीक है। यानी जो ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करेगा उसको प्रबल भस्म कहेंगे, जो कम मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करेगा उसको दुर्बल भस्म कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जो ज्यादा मात्रा में जल में घुल करके जो ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करेगा उसको प्रबल भस्म कहेंगे, जो जल में घुल करके कम मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करेगा उसको दुर्बल भस्म कहेंगे, ठीक है। वह बफरिंग भी कर रहा है, इधर उधर करते हैं तब ज्यादा, यही बीमारी है। आप लवण में आ जाइए, लवण को साल्ट कहते हैं, लवण को SALT साल्ट, मतलब नमक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा अम्ल और भस्म आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं, ठीक है, लवण और जल बनाते हैं। जैसे HCl NaOH का होल 2, जैसे HCl लिखेंगे NaOH का होल 2 मिल करके बनाएगा NaCl प्लस H2 प्लस क्या होगा H2O हो जाएगा, और यहाँ पर H प्लस H2O, ठीक है। और ये अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको उदासीनीकरण
उदासीनीकरण अभिक्रिया। यदि पूछ लेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल और भस्म आपस में मिल करके लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं, या अम्ल और भस्म मिल करके आपस में क्या बनाता है, तो लवण और जल। अम्ल भस्म मिल करके लवण और क्या बनाता है, तो जल बनाता है। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो अम्ल और भस्म आपस में मिल करके लवण और जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। जैसे कुछ लवण के नाम याद रखिएगा, NaCl, KCl, कुछ अब लिखाएंगे कुछ लवण के नाम। चिन्हने के लिए जानो, पहचानो कौन अभस्म है। अम्ल होगा तो H उसमें होगा ही होगा। ठीक है, अम्ल में H होगा ही। अब भस्म होगा तो OH लगा रहेगा ही, भस्म। यदि लवण होगा तो Na लगभग होता ही है, भस्म लवण प्रायः 90% में, ये सभी जानना। यदि NaCl तो लगभग रहेगा, NaCl तो लगभग में रहेगा। ठीक है। और यदि NaCl नहीं रहा तो Cl हो सकता है सिर्फ, या Cl नहीं रहा तो Na हो सकता है। SO3 SO4 भी होता है। जैसे NaCl लवण का नाम में याद रखना, NaCl, KCl, Na2SO4, Na2SO4 क्या है जी, लवण है। क्या है, लवण है। KNO3, जैसे KNO3। ठीक है। CuSO4, इसके बाद में NH4Cl, NH4Cl, ये सभी लवण है। ठीक है। लवण के बाद लवण के बारे में जानो। लवण उदासीन होता है, लवण उदासीन होता है। ठीक है। फिर अगला में इसका या लवण का pH मान, लवण का pH मान 7 होता है, ठीक है। यदि रहेगा NaCl, इसको क्या कहेंगे, नमक। नमक का pH मान कितना होगा, 7 होता है। ठीक है। अब चलिए
ठीक है। क्या बज रहा होगा रात का? 12-11 हो गया। 11:48। अब पी एच मान में चले आएंगे। अब पी एच मान, पी एच मान, पी एच मान में पी का मतलब क्या होता है? मतलब POTENZ, ठीक है। पोटेंज, पी का मतलब पोटेंज का अर्थ होता है पावर ऑफ HYDROZEN, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब एक स्केल बनाएंगे, पीएच स्केल, पीएच स्केल, ठीक है। इस पर अंक छापेंगे। क्या करेंगे? अंक छापेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 0 से लेकर के 14 तक अंक छापेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 तक अंक छाप दिए। अब यहाँ 7 हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये 7 जो हो रहा है, ये उदासीन विलयन है। क्या है? उदासीन। इससे इधर जो है ये क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। इससे इधर जो है ये क्या है? अम्लीय। इससे इधर क्या है? ये अम्लीय है। ये इससे इधर क्या है? क्षारीय। ये क्षारीय है। अब यदि कोई भी चीज, किसी का पीएच मान, अब पीएच मान 3 है और किसी का पीएच मान 6 है, तो ज्यादा अम्लीय कौन है? बताओ। 3 वाला कि 6 वाला? ज्यादा अम्लीय। जितना इधर पीएच मान घटेगा, इसका पीएच मान जितना कम होते जाएगा, वो ज्यादा अम्लीय होता है। वो ज्यादा अम्लीय, अम्लीय दोनों है। ये कम अम्लीय है, ठीक है। यदि पीएच मान बढ़ते जा रहा है तो अम्लीयता उसका घटते जा रहा है, ठीक है। पीएच मान अगर घटते जा रहा है तो अम्लता उसका बढ़ते जा रहा है। पीएच मान यदि ज्यादा बढ़ रहा है तो अम्लता घट रहा है। अब पीएच मान अगर कम हो रहा है तो अम्लता बढ़ रहा है। अब यदि किसी का पीएच मान के चलो कि 8 है, किसी का पीएच मान कितना है? 8 है, और किसी का पीएच मान 12 है, तो ज्यादा क्षारीय कौन होगा? ज्यादा क्षारीय कौन होगा? 12 है, ज्यादा क्षारीय। ज्यादा क्षारीय कौन होगा?
ज्यादा क्षारीय होगा 12 वाला, ज्यादा क्षारीय इधर क्षार न होता है, इससे ज्यादा क्षारीय ये हुआ, इससे ज्यादा क्षारीय ये हुआ, इससे ज्यादा क्षारीय ये हुआ, इससे ज्यादा क्षारीय ये, इससे ज्यादा क्षारीय ये, इससे ज्यादा क्षारीय ये हो गया। क्षार का दूसरा नाम भस्म भी है। तो ज्यादा भस्म भस्म किसमें होगा? तो pH 1 12 वाला में। ठीक है, अम्लीयता में ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। अब देखो, अब जो है नोट में लिख लेना है, पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर अम्लीयता क्या होता है? घटता है। अब पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ता है। अब आ जाओ सूचक में। सूचक 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 किसको कहते हैं? सूचक सूचक को हम अंग्रेजी में इंडिकेटर कहेंगे। वे पदार्थ होते हैं जो हमें अम्लीयता तथा क्षारीय के बारे में बताते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें अम्लीयता तथा क्षारीय के बारे में, क्षारीयता के बारे में क्या करता है? बताता है। ठीक है, सूचक वे पदार्थ होता है जो हमें अम्लीयता तथा क्षारीयता के बारे में बताते हैं, उसे सूचक कहते हैं। सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, ठीक है, अभी रिवीजन क्लास चल रहा है। कृत्रिम सूचक और एक होता है गंधीय सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है, जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया प्राकृतिक सूचक, हल्दी हो गया प्राकृतिक सूचक, फूलों का पत्ता हो गया प्राकृतिक सूचक। समझ गया? कृत्रिम सूचक हो गया लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिनीन। ठीक है, ठीक है, लिखते चलिए। अब प्राकृतिक सूचक के बारे में यदि हम कहेंगे, लाल पत्ता गोभी, हल्दी हो गया, लौंग हो गया, ठीक है, प्याज, सॉरी लौंग को छोड़ दो, वो तो गंधीय सूचक में आ जाएगा। लाल पत्ता गोभी हल्दी हो गया, फूलों का पत्ता हो गया, फूलों का पत्ता, ये सभी जो है प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, फूलों का पत्ता, ये सब प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अब आ जाइए कृत्रिम सूचक जिसको बनाया गया है। ठीक है, कृत्रिम सूचक का उदाहरण में आ जाइए। लिटमस पत्र हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया,
लिटमस पत्र हो गया कृत्रिम सूचक, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थलीन हो गया। ये सब प्राकृतिक सूचक कृत्रिम सूचक हो गया। लिटमस पत्र हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थलीन हो गया, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, ये कृत्रिम सूचक हो गया। अब जो है गंधीय सूचक, यानी जिसका गंध से हमें पता चले, समझ गया। लिटमस पत्र जो है हमको अम्ल क्षार पता लगा करके देता है, ये अम्ल है कि क्षार है। मेथिल ऑरेंज हो गया, इस पर भी प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा सकता है, हम भी प्रयोग करके दिखा सकते हैं, समझ गया। फिनोल्फ्थलीन हो गया, ये सब सूचक को बनाया गया, ये सब बनाया गया है। अब है गंधीय सूचक, जिसका गंध से हमको पता चल जाए, समझ गया। किसका किसका गंध से पता चल जाता है, जैसे कोई बच्चा प्याज खा खाता है तो पता चल जाता है ना कि प्याज खा गया, तो प्याज हो गया। लौंग का तेल हो गया, लौंग का तेल हो गया, ठीक है, लौंग का तेल हो गया, या लौंग भी कर लो। वेनिल इत्र, वेनिल हो गया, वेनिल हो गया, इत्र जिसको सेंट कहते हैं, ये सब सभी क्या है, गंधीय सूचक। अब लिटमस पत्र जो है किससे तैयार किया जाता है, थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन के पौधे से बनता है, ठीक है, थैलोफाइटा। लिटमस पत्र किससे बनाया जाता है, लिटमस पत्र किससे बनाया जाता है, थैलोफाइटा ग्रुप के पौधे लाइकेन पोस्ट में लीचेल लिख देना, लीचेल के पौधे से लिटमस पत्र बनाया जाता है, ठीक है। थैलोफाइटा समूह के थैलोफाइटा समूह के पौधे लाइकेन, जिसका एक नाम लीचेल भी कहा जाता है उसको, उसी से निकलता, उसी पौधा से निकलता है, ठीक है। अब लिटमस, अब सूत्र पर आ जाओ, pH बराबर माइनस LOG, pH बराबर माइनस LOG, pH बराबर माइनस LOG H प्लस, ठीक है। अब फिर नीचा में LOG H प्लस, या 1/H प्लस होगा, 1/H प्लस होता है, इसको भी माइंड में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन में सूचक जो होता है ये अम्लीय क्षारीय दोनों होता है। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, लिटमस पत्र जो होता है लाल को नीला कर देता है, मेथिल ऑरेंज जो है लाल को पीला कर देता है, फिनोल्फ्थलीन जो है वो रंगहीन को गुलाबी कर देता है, ठीक है। लिटमस पत्र जो है लाल को
नीला करता है, मेथिल ऑरेंज जो है लाल को पीला कर देगा, फिनोल्फ्थालीन जो है रंगहीन को गुलाबी कर देगा। ठीक है, अब कुछ लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, बाद में बताएंगे। पीएच मान का बहुत महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। कुछ केमिस्ट्री का सूत्र भी करवाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब आ जाएंगे मेन क्वेश्चन कुछ जो है रिवीजन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक मिनट रोक दो वीडियो। HCO3 बाई कार्बोनेट, ये दो सूत्र लिखा रहे हैं, इसको याद कीजिए, रखिएगा। CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, HCO3 को कहते हैं बाई कार्बोनेट। जैसे Na को कहते हैं सोडियम, और यदि Na इसमें जोड़ देंगे क्या, CO3, तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और यदि इसी Na में NaHCO3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है वही से समझा दिए, इसी तरह से बनता है। ठीक है, चलिए अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग में आ जाएंगे, नाम में आ जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CO3 को कार्बोनेट, HCO3 को बाइकार्बोनेट। ZnHCO3, आप लोग बताइए इसको क्या कहेंगे, ZnHCO3, समझ गया। इसी को दे देंगे ZnCO3, इसको क्या कहेंगे, दोनों का नाम बताना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हालांकि इसका निर्माण जो हुआ था ना फ्रांस का पेरिस, फिर फ्रांस की राजधानी होता है पेरिस में ही इसको बनाया गया था, तैयार किया गया था पहली बार, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता रे, सुनो, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 into 1/2 H2O। इसका रासायनिक सूत्र यदि पूछ लिया अगर रासायनिक सूत्र है, ये CaSO4 जो होता है ये जिप्सम का सूत्र होता है। बनाने की विधि, अब जो है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी प्लास्टरों गलती दे दिए, पहला संयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ जो है हम बहुत अशुद्ध लिखते हैं, प्लास्टर
प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि क्या होगा जी? जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। यानी जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 into 2H2O into 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। वही लिखे, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ लिख देते हैं, पेरिस का निर्माण होता है। या जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, इसके लिए सूत्र लिख देते हैं, Ca, यहाँ से लिख देते हैं CaSO4 into H2O and into में 2H2O एरो दे देंगे 120 डिग्री, यहाँ क्या करना है? गर्म, 120 डिग्री गर्म करना है। यहाँ क्या बनेगा? CaSO4 into 1/2 H2O। इसको ये H2O को ये POP भी कहते हैं, POP कराने में इसका काम होता है। ठीक है, जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, अब आ जाइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग एक नंबर में मूर्ति और खिलौना बनाने में, एक नंबर में हम मूर्ति और खिलौना बनाने में, ठीक है। नंबर 2 में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर करता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग घर की दीवारों को चिकना बनाने में, घर की दीवारों को चिकना बनाने में, ठीक है। इसके बाद होगा घरों में डिजाइन बनाने में, डिजाइन शब्द बनता है, डिजाइन
बनाने में। ठीक है, और सभी बहुत सारा उपयोग है, तो याद रखिए घर में डिजाइन बनाने में, मूर्ति और खिलौना बनाने में, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, अब आ जाइए अगला में, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम विरंजक चूर्ण होता है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। बनाने की विधि, चूने के जल को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। यानी चूना के जल को जब हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और उस पर क्लोरीन गैस प्रवाह करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। सारे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? और ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन है बोर्ड छोटा है ना, इसलिए करके बोर्ड तो बड़ा रहना चाहिए। ठीक चलेगा। अभी अब आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण में विरंजक चूर्ण को लिख दिया विरंजक पूर्ण। देखो बोलते हैं सही और लिख देते हैं, रात का असर है सब। विरंजक चूर्ण रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखना, क्लोराइड। क्या कौन नाम है? रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम है इसका। इसको रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 ये रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक सूत्र है। अब बनाने की विधि क्या होता है? बनाने की विधि किसी न कोई चीज तो पूछेगा ही यहाँ से। या प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछ ले, उसका रासायनिक सूत्र पूछ ले, रासायनिक नाम पूछ ले, या उसका उपयोग पूछ ले, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पूछ ले, या रासायनिक सूत्र पूछ ले, या उपयोग पूछ ले, या बनाने की विधि पूछ ले। कुछ ना कुछ तो पूछना है। ठीक, तो इसको बनाने की विधि, चूने के जल यानी CaOH का होल टू को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उस पर क्लोरीन गैस, ठीक है, प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या कहता है? चूने के जल को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उस पर
क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, तो याद रखना, निर्माण होता है। यानी चूने के जल को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे CaOH का, अब CaOH का हॉल 2, ठीक है, प्लस में Cl2, प्लस में Cl2 एरो, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर किए हैं तो क्या होना, CaOCl2, CaOCl2 प्लस H2O, H2O, ठीक है। इसका उपयोग कीटनाशक दवाई में, विरंजक चूर्ण का उपयोग यदि पूछ लेगा, विरंजक चूर्ण का उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग यानी कीटनाशक दवाई में, ठीक है, घर की सफेदी करने में, घर की सफेदी करने में होगा, हाँ, नहीं जी, घर की सफेदी करने में नहीं होगा। ये कागज एवं कपड़े को रंगने में, कागज एवं कपड़े को रंगने में, ठीक है। नंबर 3 में क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि में, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म बनाने में, इस समय उपयोग करता है। कीटनाशक दवाई में, कागज और कपड़ा को रंगाने में, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है। उतार लीजिए। आज ये चैप्टर पूरा जो है करवा रहे हैं, लगभग रिवीजन, ये चैप्टर रिवीजन हो रहा है पूरा। अब आ जाएंगे धावन सोडा। धावन सोडा, बहुत लोग इसको धोवन सोडा पढ़ देता है, लेकिन ये है धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम लिखेंगे, रासायनिक नाम लिखेंगे, ठीक है। रासायनिक सूत्र लिखेंगे, ठीक है। फिर बनाने की विधि लिखेंगे, बनाने की विधि लिखेंगे, और फिर लास्ट में उपयोग लिखेंगे, तब ये खत्म हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट। अब इसका सूत्र होता है सोडियम का क्या होता है, Na2, कार्बोनेट का क्या बोले थे, CO3,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब Na CO3 Na2 जब सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 इंटू 10H2A 10 10 H2O ये पूछता है बराबर Na2CO3 इंटू 10H2O यानी 10 बाल्टी पानी H2O मतलब जल और 10 के एकरा में रहता सूत्र सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के सूत्र यदि पूछ या धवन सोडा के सूत्र पूछ लिया Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब इसको जो है इसका प्रकृति पूछ लेगा तो ये क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है। ये क्या होता है? ये क्षारीय होता है, याद रखना क्षारीय होता है, तब ना मोल को हटा देता है, क्षारीय होता है। इसका जो है बनाने की विधि 2 चरण में बनता है, ये 2 चरण में बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। ठीक है, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। और दूसरा विधि है सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में घोलकर वापिस क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो धवन सोडा प्राप्त होता है। धवन सोडा का उपयोग है कपड़ा धोने में, कागज एवं साबुन उद्योग में। उसके बाद एक ठो है खाने वाला सोडा। रोक दो 2 मिनट। हाँ, धवन सोडा के बनाने की विधि ये 2 चरणों में बनता है, ये 2 चरणों में बनता है, समझ गया। पहला चरण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। जैसे इसका सूत्र होता है Na2NaHCO3 और इसको गर्म किए हैं उष्मा पर तो बना है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब दूसरा है सोडियम कार्बोनेट को, दूसरा विधि है सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में घोलकर वापिस क्रिस्टलीकरण किया जाता है, वापिस फिर से क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो धवन सोडा का निर्माण होता है। चौक से तो मुंह पे पूरा जड़ गया। धवन सोडा का जो उपयोग होता है वो कपड़ा धोने में होता है, कांच कागज एवं साबुन उद्योग में होता है। ये धवन सोडा का कहानी खत्म। अब आ जाइए खाने वाला सोडा जिसका दूसरा नाम मीठा सोडा है, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 है। इसकी प्रकृति जो होता है वो क्षारीय होता है। रासायनिक नाम सब याद रखिएगा, रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है इसमें आ जाइए बनाने की विधि। किसका बनाने की विधि है ये? बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने वाला सोडा, इसका बनाने की विधि है। अमोनिया गैस यानी NH3 से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। यानी अमोनिया सोडा साल्वे विधि द्वारा इसे तैयार किया जाता है।
अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, इसके लिए अब रिएक्शन लिखेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे, फिर बनाने की विधि तो जान लिए, अब उपयोग जानेंगे इसका। ठीक है, अब इसमें हाँ, इसका जो उपयोग है, इसके लिए जो रिएक्शन है वो है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 यानी अमोनिया। तब ये बन गया NH4Cl प्लस NaHCO3। यही होता है आपका धवन सोडा का बनाने का विधि। समझ गया। अब इसका उपयोग में आ जाओ। खाद्य पदार्थों में, खाने वाला सामग्री में, सॉरी धवन सोडा नहीं है, मीठा सोडा था। बेकिंग सोडा मीठा सोडा, इसका रिएक्शन है, धवन सोडा नहीं है। और ये खाद्य पदार्थों में पाव रोटी और केक आदि को मुलायम करने में, कपड़ा धोने में, आग बुझाने वाला जो अग्निशामक होता है उसमें, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब एक तो टॉपिक बचल है, वो है बेकिंग पाउडर। उसको पढ़ लेंगे, वो ज्यादा लंबा नहीं है, तब इस क्लास को खत्म कर देंगे। अब बेकिंग पाउडर में देखिए, बेकिंग सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा जो है, ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसके लिए देखो Na2CO3 यहाँ इंटू है, ये कुछ नहीं समझना, इंटू 10H2O 10 बाल्टी पानी। समझ गया ना, ये 10 बाल्टी पानी है तो धवन सोडा का उपयोग हुआ। सरफ में पानी डाल के धोते हैं अपना हिसाब में। ये है Na2CO3, इसको सोडा ऐश बोलते हैं। ठीक है, आज का क्लास जो है यहीं पर एंड करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और ये अम्ल, क्षार और लवण का मैंने रिवीजन करवाया। लगभग एक टॉपिक आपका इसमें बचा हुआ रह गया, वो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसमें करवा देंगे। वो टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का प्रभाव। क्लास बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए करके क्लास को अभी एंड करते हैं। आप लोग जो है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या क्या नहीं समझ में आया। उसके लिए फिर से हम वीडियो बना देंगे एक समझा करके। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरा भी चैनल ग्रो हो। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का इतना फर्ज तो जरूर बनता है कि चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। चैनल का नाम है, चैनल का जो नाम होगा वो नाम है अरविंद सर ऑनलाइन क्लासेस, ये चैनल का नाम है। इसमें जो है आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए, इस चीज का, जो चीज पढ़ाए हैं इसका पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करें। आपको पीडीएफ इस नंबर से मिल सकता है। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। और एक बार हम जरूर कहेंगे, फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर जो है 8 to 12 तक के लिए जो है सभी सब्जेक्ट, यहाँ 12th में 11th और 12th में जो है साइंस एंड आर्ट्स की तैयारी होगी।
इसी उद्देश्य से यह चैनल को बनाया गया है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।